हेलो एवरीवन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पार्ट नंबर 5 चैप्टर 2 ऑफ स्पेक्ट्रम की बुक का एंड मॉडर्न हिस्ट्री ये हमारी चल रही है। ठीक है, तो ये पार्ट 5 में हम क्या देखेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि हमने पहले कौन कौन से चैप्टर मतलब पार्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो ये हमारा सब हो चुका है। ठीक है, तो आज हमने द फ्रेंच से स्टार्ट करना है। ठीक है, उसमें हम ये 4 देखेंगे पॉइंट्स एंड नेक्स्ट स्लाइड्स भी देखेंगे अगर ये हमारा आज कवर हो जाता है तो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच थे से, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट है फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया। तो इसमें जैसे कि फ्रेंच जो थे वो एंगेज करते हैं कॉमर्स ऑफ द ईस्ट की तरफ। ठीक है, ट्रेडिंग की तरफ जब 16th सेंचुरी की स्टार्टिंग होती है। उन इनकी जो अपीयरेंस होती है ऑन द इंडियन कोस्ट वो काफ़ी लेट होती है। तो ये जो थे वो लास्ट टू कम थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है लास्ट में कौन आया था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पुर्तगालीस थे, ठीक है, पुर्तगीज़ वो फर्स्ट नंबर पे आए थे, फिर आपके पास डच आए थे, फिर आपके पास इंग्लिश आए थे एंड देन आपके पास फ्रेंच। तो फ्रेंच जो थे वो लास्ट में आए थे। ठीक है, एंड उसके बाद जो ऐसा भी माना जाता है कि इनका जो ये मेन मकसद जो था ये ट्रेड का ही था, मतलब बसने वगैरह का इनका कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, ट्रेडिंग के लिए ये आए थे। ठीक है, उसके बाद जो रेन थी किसकी, लुइस 14 की। ठीक है, एंड हिज फेमस मिनिस्टर जो इसका फेमस मिनिस्टर था कॉर्बेट। ठीक है, उसने फाउंडेशन ले आउट की थी इंडिया के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आपका 1664 में ये आए थे। ठीक है, एंड इन विच द किंग ऑल्सो टुक अ डीप इंटरेस्ट। किंग का खुद का भी जो था लुई 14 का, वो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इसके अंदर। ठीक है, एंड ही ग्रांटेड 50 ईयर मोनोपोली ऑन द फ्रेंच ट्रेड इन इंडियन एंड द पैसिफिक ओशन। तो उसने ये ग्रांट कर दिया था कि 50 ईयर की मोनोपोली होगी किसकी, फ्रांस की। ठीक है, फ्रेंच ट्रेड की कहाँ कहाँ पे, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर। ठीक है, एंड फ्रेंच किंग जो था उसने ग्रांट कर दी थी कंपनी को एक कंसेशन कि जो आइलैंड ऑफ मेडागास्कर है वो उसको दिया जाएगा एंड जो भी टेरिटरी वो कॉन्कर करेंगे। एंड कंपनी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज इन ट्राइंग टू रिवाइव द कॉलोनीज ऑफ द मेडागास्कर, लेकिन उनको कुछ भी सक्सेस हासिल नहीं हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेडागास्कर में कौन सी मतलब किसकी कॉलोनी थी, तो ये फ्रेंच की थी। ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है मेडागास्कर का। काफ़ी ज़्यादा मनी इन्होंने यहाँ पे स्पेंड की, लेकिन कुछ भी इनको हासिल नहीं हुआ। ठीक है, ज़्यादा सक्सेस इनको नहीं मिली। तो 1664 की हमने बात की थी जब इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे लगाई थी। तो अभी मैं इसको रब कर देती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं आगे जाके क्या होता है। 1667 में जो है आपका फ्रेंकोसिस कैनन ये हेड करते हैं, एक्सपीडिशन करते हैं इंडिया के अंदर और एक फैक्ट्री खोलते हैं कहाँ पे, सूरत में। ठीक है, और उसके बाद मरकारा ये कौन थे, पर्शियन हु एकम्पनीड द कैरोन। ठीक है, तो ये इनको कंपनी दे रहे थे। ठीक है, हेल्प करने के अंदर किस चीज़ के, फ्रेंच फैक्ट्री लगाने के अंदर। फ्रेंच फैक्ट्री लगानी थी इन्होंने, कहाँ पे लगाई फिर इन्होंने, मसूलीपट्टनम में। कब लगाई, 1669 में। इन दोनों ने मतलब इन दोनों की मदद से ये फ्रेंच फैक्ट्री लगाई इन्होंने मसूलीपट्टनम में। कब, 1669 में, आफ्टर ऑब्टेनिंग अ पेटेंट फ्रॉम द सुल्तान ऑफ द गोलकोंडा। तो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से इनको जो है वो मिली थी परमिशन कि आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1673 में फ्रेंच ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द शेस्ता खान, जो कि एक मुग़ल सूबेदार था बंगाल का। उसने इनको एस्टैब्लिश करने के लिए बोल दिया टाउनशिप, ये मतलब खोल सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं कहाँ पर, चंदेर नागौर नियर कलकत्ता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जाके 1673 में शेस्ता खान से ये परमिशन ले लेते हैं कि ये अपनी टाउनशिप खोल सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, चंदर नागौर कलकत्ता।
और ये जो शाइस्ता खान होता है ये बंगाल का जो है वो सूबेदार होता है, ठीक है, मुग़ल सूबेदार। तो ये सारा था आपका फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया। अभी हम सेकंड पॉइंट पे चलेंगे, पौंडीचेरी, जो कि नर्व सेंटर माना जाता है फ्रेंच पावर इन इंडिया का, ठीक है। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो एक बार रिवाइंड करके इसको दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था कि इन 1673 जो आपका शेर खान लोदी था, ये कौन था? ये गवर्नर था बीजापुर सुल्तान के अंडर जो आता था वैली कोंडापुरम, वहाँ का ये गवर्नर था। इसने ग्रांट कर दिया फ्रांसिस मार्टिन को इसने मतलब ग्रांट कर दिया डायरेक्टर ऑफ द मसूलीपट्टनम फैक्ट्री असाइड फॉर द सेटलमेंट जो उनकी होनी थी, वो सेटलमेंट करना चाहते थे कहाँ पर? पौंडीचेरी में, ठीक है। तो सेटलमेंट फॉर द पौंडीचेरी के लिए इन्होंने ग्रांट कर दिया इनको, जो कि फिर जाके फाउंड हुआ 1674 में, ठीक है, 1674 में, ठीक है। उसके बाद उसी साल में ही मार्टिन रिप्लेस्ड कैरोन। मैंने आपको पहले भी बताया था कैरोन जो था वो फ्रेंच गवर्नर था। फिर उसने किसकी मदद से जो है वो आपका एक और की जो है वो मदद से उसने मरकारा की मदद से, जो कि पर्शियन था, उसकी मदद से जो है वो फ्रेंच फैक्ट्री भी लगाई थी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, मार्टिन पहले आता, फिर कैरोन पहले आया था, उसके बाद जो है वो मार्टिन आया था, क्योंकि मार्टिन रिप्लेस था कैरोन, ठीक है। पहले कैरोन आया था ना, फिर मार्टिन आया था जिसने ये जो है, क्योंकि अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1673 में ही जो है उन्होंने शाइस्ता खान से जो है वो परमिशन मांगी थी कि वो टाउनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कलकत्ता के अंदर चंदेर नागौर के निकट, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच कंपनी जो थी वो इस्टेब्लिश हो जाती है और अपनी फैक्ट्रीज जो है वो खोलना स्टार्ट कर देती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। जहाँ मतलब ये पूछा जा सकता है कहाँ पे खोली, तो माहे, कैराकाल, बालासोर, कहाँ पे आई है? उड़ीसा में, ठीक है। कासिम बाजार वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा ये, ठीक है। ये मतलब बंगाल में उस टाइम पे बंगाल हुआ करता था। तो ये जो थे ये ट्रेडिंग सेंटर थे फ्रेंच के, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग सेंटर्स अगर आपको फॉलोइंग में से दे दिया जाए, माहे, कैराकाल, बैरासोल और कासिम बाजार, तो ये आपके ऑल हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आफ्टर टेकिंग द चार्ज ऑफ द पौंडीचेरी इन 1674, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की, उसके बाद मार्टिन ने डेवलप कर दिया इसे एज अ इम्पॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था इनके लिए, फ्रांस के लिए, और स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था फ्रेंच का इन इंडिया इसी के कारण, ठीक है। अभी ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट में कवर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अर्ली सेटबैक्स टू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। रब कर देती हूँ इसे। अब थर्ड पॉइंट पे आ गए हैं हम। तो इसमें यह है कि जो फ्रेंच पोजीशन से इंडिया के अंदर वो बैडली इफेक्ट हो गई थी विद द आउटब्रेक ऑफ द वॉर बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच। तो डच एंड फ्रेंच के बीच में जो वॉर हुए उसके कारण से इनकी फ्रेंच वालों की जो कंडीशन थी वो बहुत बैड हो गई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो अलायंस था वो इंग्लिश मैन के साथ हुआ पड़ा था उनका। सिंस द रेवोल्यूशन ऑफ द 1688 द डच कैप्चर द पौंडीचेरी इन द 1693। तो डच को मिल जाता है क्या? ये पौंडीचेरी किसकी हेल्प से? इंग्लिश की हेल्प से, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले जो है वो आपके पुर्तगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, एंड देन ये पहले आए हुए थे इंग्लिश से। तो इन दोनों की ज़्यादा बनती थी एज़ कम्पेयर टू द फ्रेंच और इंग्लिश की बने। तो इन दोनों की मदद से जो है फ्रेंच जो है उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऑल्दो द ट्रीटी ऑफ द रेस्क्विश, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, प्रोनाउंस कर लेना इसको, रेस्विक, जो भी करेंगे आप इसको प्रोनाउंस, ठीक है। तो ये कंक्लूड होती है 1697 के अंदर, ठीक है। इसमें ये था कि रिस्टोर्ड पौंडीचेरी टू द फ्रेंच की, ये जो पौंडीचेरी डच ने लिया था वो दोबारा रिस्टोर कर दिया जाएगा फ्रेंच को, ठीक है। एंड डच गैरिसन हेल्ड ऑन टू इट फॉर मोर 2 years, ठीक है। उसके बाद वंस अगेन दोबारा से जो मार्टिन्स की जो गाइडेंस थी पौंडीचेरी के लिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब
कैरोन आए थे, उसके बाद मार्टिन आए थे। मार्टिन ने ही पौंडीचेरी को जो है वो एस्टैब्लिश किया था, फ्लरिश किया था। तो दोबारा से मार्टिन को ही लाया जाता है, उसकी गाइडेंस से ही पौंडीचेरी को दोबारा फ्लरिश करने की बात की जाती है। एंड टर्न आउट टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटलमेंट्स दोबारा से बनाने के लिए फ्रेंच की इन इंडिया। अगेन देयर वाज अ बैड टर्न इन द फॉर्चून ऑफ द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, क्योंकि जब वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन हुआ यूरोप के अंदर, तो दोबारा से फ्रेंच की कंडीशन भारत के अंदर ख़राब हो गई। ठीक है, उसके बाद अबंडन देयर फैक्ट्रीज एट द सूरत, मसूलीपट्टनम एंड बेंटन 18th सेंचुरी के अंदर। तो इनकी जितनी भी थी फैक्ट्रीज फ्रांस की, वो सारी ख़त्म होनी शुरू हो गई। कहाँ पे थी फैक्ट्रीज? सूरत के अंदर जो कि लगाई थी इन्होंने, मसूलीपट्टनम के अंदर जो लगाई थी, और बैंटम के अंदर जो लगाई थी। ये तीनों जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई यहाँ पे इंडिया के अंदर। कौन सी सेंचुरी में? 18th सेंचुरी की अर्ली में। ठीक है, द फ्रेंच इन इंडिया उसके बाद जो है दोबारा उभर के कभी सामने नहीं आया, क्योंकि फिर 1706 में जो है मार्टिन की भी डेथ हो जाती है, जिसके कारण पौंडीचेरी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और दोबारा से जब इनको डच से दोबारा पौंडीचेरी मिला था, तब भी उनके गाइडेंस में ही पौंडीचेरी को इन्होंने फ्लरिश किया था। तो जब मार्टिन की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये दोबारा से उभर के फ्रेंच वाले सामने कभी नहीं आते। तो यहाँ पे ये डिक्लाइनमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा था इसके अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रेंच कंपनी। तो 17 ये वाला पॉइंट चल रहा है। 1720 के अंदर जो है फ्रेंच कंपनी जो है वो रीऑर्गेनाइज करती है एज द परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। तो परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। ठीक है, ये किस लिए होता है? टू रिवाइव द स्ट्रेंथ, दोबारा से ये अपनी पावर को लाना चाहते हैं। एंड एनहांस्ड बाय द स्टीवार्डशिप ऑफ द टू एक्टिव एंड द वाइस गवर्नर्स, जिनके नाम है लिनोयर एंड डूमास। एंड ये 1720 टू 1742 के बीच में काफ़ी कोशिश करते हैं रिवाइव करने के लिए अपनी पावर को, लेकिन इतनी ये मतलब सक्सेस इनको नहीं मिल पाती है। फर्दर द फ्रेंच इंडिया वॉज बैक्ड बाय द फ्रेंच पोजेशन ऑफ द मॉरिशस एंड द रीयूनियन इन द सदर्न इंडियन ओशियन। तो ये कहाँ पे मेन फोकस इनका हो जाता है? एक तो मॉरिशस में, एंड दूसरा रीयूनियन आइलैंड। आपको पता भी होगा आज भी जो है इंडियन ओशियन में रीयूनियन आइलैंड्स जो हैं फ्रेंच की ही हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि रीयूनियन आइलैंड्स इंडियन ओशियन में किस कंट्री के अंडर है, मतलब किसकी जुरिस्डिक्शन के अंडर है? तो फ्रेंच के हैं। ठीक है, यहाँ तक ये आपका द फ्रेंच में मोटा मोटा सा कवर हो गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी, जिसके अंदर पहला हमारे पास पॉइंट आता है आपका बैकग्राउंड ऑफ द राइवलरी। तो बैकग्राउंड में क्या आता है? जैसे क्या हम जानते हैं कि ब्रिटिश एंड द फ्रेंच केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। अब इंग्लिश एंड फ्रेंच वाले जो दोनों थे ये ट्रेड के लिए ही आते हैं। ठीक है, एंड अल्टीमेटली ड्रॉन इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी घुस जाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद बोथ हैज़ द विजन एस्टैब्लिश द पॉलिटिकल पावर ओवर द रीजन। एंड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया बिगेन विद द आउटब्रेक ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ द सक्सेशन एंड एंडेड विद द कंक्लूजन ऑफ द 7 ईयर वॉर। लेकिन ये जो फ्रेंच होता है ये किसके साथ, मतलब इसकी राइवलरी स्टार्ट हो जाती है आपकी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जो कि सक्सेशन, जो कि इसका जो रिज़ल्ट होता है, मतलब ये काफ़ी देर तक जो चलता है 7 ईयर वॉर्स, आपने ये पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो मतलब ये उसका कंक्लूजन है। ठीक है, कंक्लूजन में 7 ईयर वॉर्स ये बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो राइवलरी होती है इन द फॉर्म ऑफ द 3 काइनेटिक वॉर्स डिसाइडेड वंस फॉर ऑल द इंग्लिश नॉट द फ्रेंच वर बिकम द मास्टर्स ऑफ द इंडिया। तो अगर हम देखेंगे ना एंग्लो ये जो 3 काइनेटिक वॉर्स जब हम देखेंगे, ये देखिए ये सेकेंड काइनेटिक वॉर हम देखेंगे, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इंग्लिश वाले जो है ना ये सक्सेसफुल हुए थे, नॉट कि फ्रेंच थे। और ये भी माना जाता है कि जो इंग्लिश मैन थे वही मास्टर्स थे भारत के ऊपर, ना कि फ्रेंच वाले, क्योंकि दोनों आए तो ट्रेडिंग करने थे, लेकिन पॉलिटिकल पावर्स में भी घुस गए, पॉलिटिकल एजेंडास भी बनाने लग गए, पॉलिटिकल सिचुएशन में भी भारत की घुस गए। लेकिन फाइनली जो देखा जाता है कि इंग्लिश मैन ही सक्सेसफुल रहे थे, मास्टर्स बने थे इंडिया के अंदर, नॉट द फ्रेंच। ठीक है,
उसके बाद इन 1740s में क्या होता है, ये अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड ऑफ द राइवरी में, ठीक है। 1740 में जो है पॉलिटिकल सिचुएशन साउथ इंडिया की वो कंफ्यूजिंग थी, ठीक है। तो ये 1740 में आपकी साउथ इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी, ठीक है, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिचुएशन वो बहुत कंफ्यूजिंग थी, ठीक है। और उसके बाद निज़ाम असफ जा ऑफ हैदराबाद वॉज ओल्ड हो गए थे वो, एंड फुली एंगेज्ड एट द बैटल ऑफ द मराठास इन द वेस्टर्न डेक्कन। तो ये यहाँ से मैं थोड़ा सा रब करूँगी, क्लियरली लिख देती हूँ यहाँ पे। आपके पास जो निज़ाम असफ जा ऑफ हैदराबाद थे जो, ठीक है, वो ओल्ड हो चुके थे एंड फुली एंगेज्ड हो गए थे मराठास के बैटल के साथ, जो कि वेस्टर्न डेक्कन में हुआ करता था, ठीक है। एंड वाइल हिज सबऑर्डिनेट्स वर स्पेकुलेटिंग अपॉन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज डेथ एंड to the south of his kingdom lay the Coromandel coast without any strong ruler to maintain a balance of power. उसके बाद क्या होता है, instead there was a remnant of the old Vijayanagara empire in the interior of Mysore, Cochin and Travancore in the Malabar coast. अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो विजयनगरा एम्पायर था वो मेनली किस किस जगह पर फैला हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे ये है मैसूर में, कोचिन में एंड ट्रेवनकोर में, ठीक है। और ये कहाँ पे थे, मालाबार कोस्ट की साइड पे, ठीक है। एंड ईस्ट ऑफ द स्मॉल स्टेट ऑफ द मदुरा, तंजौर एंड चिनोपोली। तो ये भी आपको याद रखने हैं, मदुरा, तंजौर एंड थर्ड वन इज त्रिचिनोपोली। तो ये 6 जगहों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, जहाँ पे विजयनगरा एम्पायर था, ठीक है। वहाँ पे विजयनगरा एम्पायर के रेमनेंट्स थे, तो वहाँ की वो पावर, ये जो थे सारी जगह ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ द हैदराबाद वाज द सिग्नल फॉर द एंड ऑफ द मुस्लिम एक्सपेंशन एंड ऑल्सो द एडवेंचर गॉट देयर प्लान्स रेडी। ऑल्सो देयर वाज अ मराठा किंगडम, कहाँ पे, तंजौर में, प्रोवाइडिंग द पेशवा ऑफ द पुणे एंड एक्सक्यूज फॉर द इंटरफेरेंस वेन एवर ही प्लीज्ड, ठीक है। तो ये सारा बैकग्राउंड थी राइवलरी की, कैसे हैदराबाद के निज़ाम्स की जो पावर है वो डिक्लाइन होती शुरू हो गई, क्योंकि वो मराठास के साथ ज़्यादा वेस्ट में ही लड़ाइयाँ करते रहते थे, और उधर से इंग्लिश मैन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक मिल गया राइज होने के लिए, सिचुएशन मिल गई कि वो राइज हो सके। और साथ ही साथ में जो हैदराबाद था वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। यही एक कारण था कि मुगल्स का एंड भी यहाँ से ख़त्म हो जाता है, एंड ऑल्सो कि इंग्लिश मैन वहाँ से अपनी फैक्ट्रीज वगैरह खोल के राइज उनका स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट कार्नाटिक वॉर की, और ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो है वो कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था एंड थर्ड कब हुआ था। 3 हुए थे, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट कार्नाटिक वॉर की। इसका टाइम लाइन जो है वो आपको याद रखनी है, 1740 to 78, ठीक है। बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं, उसमें क्या है। तो जो कर्नाटिक नेम था वो किसके द्वारा दिया गया था, यूरोपियंस के द्वारा दिया गया था। किसको दिया गया था, टू कोरोमंडल कोस्ट एंड इस हिंटरलैंड, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट को एंड उसके हिंटरलैंड को, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटिक जो वर्ड है वो किसने दिया था, ठीक है। तो जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर था वो द एक्सटेंशन थी किस चीज़ की, एंग्लो फ्रेंच वॉर की, ठीक है। जो एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था उसका एक्सटेंशन था ये, ठीक है। उसके बाद जो कि हो रहा था कहाँ पे, यूरोप के अंदर। और हमने पहले भी बात की ना, जो चल रहा था आपका ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर था वो किसका एक्सटेंशन था, तो वो एंग्लो फ्रेंच वॉर का एक्सटेंशन था। और एंग्लो फ्रेंच वॉर जो था वो क्या, किसके साथ लड़ाई हो रही थी, यूरोप में हो रही थी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जिसका अभी हमने पढ़ा था ना कि जिसका जो कंक्लूजन निकलता है वो 7 ईयर वॉर्स निकलता है, ये वही वाला है, ठीक है। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं इमीडिएट कॉज क्या रहता है, ठीक है। तो ऑल्दो द जो फ्रांस था वो कॉन्शियस था ऑफ हिज वीकर पोजीशन इन इंडिया, क्योंकि फ्रांस जानता था कि उसकी जो पोजीशन है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया के अंदर। फ्रेंच की कंडीशन जो है इंडिया के अंदर वो वीक थी, ठीक है।
लेकिन डिड नॉट फेवर एन एक्सटेंशन ऑफ द हॉस्टिलिटीज टू इंडिया एंड द जो इंडियन नेवी थी ना अंडर बार्नेट वो सीज हो गई थी सम फ्रेंच शिप्स टू प्रोवोक द फ्रांस। तो फ्रांस को प्रोवोक करने के लिए इंडियन नेवी ने जो है फ्रेंच की शिप्स को सीज कर दिया था, वहीं पे ही रोक लिया था। एंड फ्रांस रिटेलिएट तो करेगा ही करेगा, उसने फिर सीज कर दी मद्रास के अंदर उनकी शिप्स, किनकी उनकी इंग्लिश मैन की, कहाँ पे, मॉरिशस में, क्योंकि मैंने आपको बताया मॉरिशस में भी जो है फ्रांस का ही कॉलोनी थी। एंड द इसाइल ऑफ फ्रांस अंडर द एडमाइरल ला बॉर्डोनिस जो कि एक फ्रेंच गवर्नर था ऑफ द मॉरिशस। ठीक है, तो पहले जो है इंग्लिश मैन ने जो है उनकी शिप्स को रोका था, सीज किया था। ठीक है, एंड इन रिटेलिएशन फ्रेंच ने भी मॉरिशस वाली जगह पे उनकी फ्लीट्स जो थी, उनकी जो शिप्स थी उसको वो कर दिया था, सीज कर दिया था। तो ये इन दोनों में लड़ाई चलती रही, इंग्लिश मैन एंड फ्रेंच में, क्योंकि फ्रेंच जानते थे कि हमारी जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है भारत के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे ये लड़ाई चल रही है एंड भारत के अंदर इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में लड़ाई चल रही है। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट कार्नाटिक वार जो था, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1748 तक चला, तो यहाँ पे ये एंड हो जाता है। और जो ये इसकी ट्रीटी होती है वो आपको याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ द एक्साल चैपले। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस कर लीजिएगा। एंड ये क्या लेके आते हैं, ब्रोट द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन टू अ कंक्लूजन। इससे जो यूरोप में भी हो रही होती है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, वो कंक्लूजन उसका ख़त्म हो जाता है, मिल जाता है। अंडर द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी, मतलब ये वाली ट्रीटी के अंदर क्या होता है कि जो मद्रास है वो दे दिया जाएगा किसको, इंग्लिश को ही दे दिया जाएगा मद्रास। एंड फ्रेंच गोट देयर टेरिटरीज इन द नॉर्थ अमेरिका, फ्रेंच को क्या मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कॉलोनीज दे दी जाएंगी। ठीक है, उनको टेरिटरीज दे दी जाएंगी, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, इसको प्लीज़ आप याद रखिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। ठीक है, रिजल्ट में ये ट्रीटी होती है एंड मद्रास दे दिया जाएगा इंग्लिश मैन को इंडिया के अंदर, और फ्रेंच को क्या मिलेगा, टेरिटरी मिलेगी नॉर्थ अमेरिका के अंदर। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो था वो रिमेम्बरेंस की तौर पर लिया जाता है फॉर द बैटल ऑफ सेंट थोम। ठीक है, मद्रास में है ये। ठीक है, फोर्ट बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस एंड द फोर्सेस ऑफ द अनवर उद दिन जो कि नवाब होता है कर्नाटक का, टू हुम द इंग्लिश अपील्ड फॉर द हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस के बीच में हो रही होती है, फ्रेंच फोर्सेस के बीच में लड़ाई प्लस अनवर उद दिन जो कि नवाब था कर्नाटक का। ठीक है, उसके बाद अ स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर द कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी। ध्यान से सुनिएगा, अ स्मॉल फ्रेंच आर्मी, एक छोटी सी फ्रेंच आर्मी, मतलब जिसका कैप्टन पैराडाइज था, डिफीटेड मतलब वो डिफीट हो जाता है, द स्ट्रॉन्ग डिफीटेड मतलब डिफीट कर देता है द स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी अंडर किसके, महफूज खान। ठीक है, कहाँ पे, सेंट थॉमस में, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर अड्यार। वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे हराया था, कौन सी रिवर थी, तो अड्यार रिवर थी, वो ये याद रखनी है। तो यहाँ से जो है वो इंग्लिश मैन की आंखें खुल गई कि एक छोटी सी भी कोई भी नेवी होगी वो बड़ी नेवी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी अगर उसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ, उसमें कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, नेवल पावर इसलिए जो है वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अगर किसी की भी नेवल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो वो इजीली किसी को भी डिफीट कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये सिग्निफिकेंस इसका निकल के सामने आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कार्नाटिक वार जो है वो ख़त्म हो गया। अभी सेकंड कार्नाटिक वार देख लेते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं तो उसका बैकग्राउंड वगैरह देख लेते हैं। देन जो थर्ड वाला होगा आई थिंक नेक्स्ट वाले में ही कवर कर लेंगे, नहीं तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा आई थिंक। तो इसको यहीं पे ही स्टॉप करते हैं, इसको नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेंगे। थैंक यू।